के बाद स्वागत है आपका। तो हम बात कर रहे थे कल मुजफ्फरपुर में जिस तरह से हुंकार रैली हुई है नरेंद्र मोदी के, उसके बाद किस तरह के सियासी समीकरण जो बनने थे अब वो बन चुके हैं। पासवान के बारे में आप कुछ बता रहे थे ब्रेक से पहले। पासवान के जाने के साथ प्रॉब्लम भी हुई है। अब बिहार में एक ट्रेडिशनल वोट बैंक माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ना सिर्फ बिहार में बल्कि राष्ट्रीय फलक पे की जो सवर्ण है ब्राह्मण बनिया, इसका जिक्र इन्होंने खुद किया है। कल नरेंद्र मोदी ने भाषण के दौरान इस बात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता रहा है, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं कि इसी पार्टी में नरेंद्र मोदी भी आगे आ सकते हैं। इसी पार्टी में रामविलास पासवान इसके गठबंधन के सहयोगी के तौर पे नजर आ सकते हैं। समझने वाली बात है, जब मोदी इस बात को खुद कहते हैं कि लोगों के मन में ये धारणा है कि ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी है, तो फिर हम कैसे ना माने। इस बात का जोर होगा पार्टी के अंदर, और जोर होगा तो इसको मानते हुए आप आंकड़ों पे आइए। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है उसमें एक बड़ा तबका सवर्णों का है, जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं। अब चूंकि रामविलास पासवान के साथ इनका गठबंधन हुआ है, तो इससे जो कुछ नेता हैं जैसे कि गिरिराज सिंह हैं या फिर अश्वनी चौबे हैं, ये खुद सवर्ण नेता हैं, इन लोगों को डर लग रहा है कि कहीं जो हमारे सवर्ण समर्थक हैं परंपरागत, वो रामविलास पासवान के आने के कारण हमसे छिटक ना जाएं। ये समस्या उनके मन में सता रही है। तो कई सारे चिंताओं से वो ग्रसित हैं। पहली कोशिश तो जाहिर बात है उनकी यही होगी कि भाई इतने दिनों तक हमने झंडा उठाया है, तो कम से कम हमें लोकसभा का जो टिकट है वो मिले और उसके मार्फत हम दिल्ली तक पहुंचे, और दिल्ली पहुंच के फिर जुगाड़ सेट करके अगर गुंजाइश बनती है, भाग्य का सहारा रहता है, सरकार बनती है, तो उसमें हम शामिल हो जाएं। लेकिन चिंताएं इतनी सारी हैं, एक तो कि हमें पूछा नहीं जा रहा, मतलब हमें उस लिहाज से भाव नहीं दिया जा रहा है जितना हमने किया, और दूसरी हमारे कहीं परंपरागत वोटर हमसे छिटक ना जाए। जी, इसके अलावा सॉरी माफ करिएगा, रामविलास पासवान की मैं अभी थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा कि पासवान एनडी तिवारी को लेकर उतावले हो रहे हैं। बिल्कुल। पासवान को क्या कहें कि जो वो चाहते थे, जमुई से अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते थे, इसके अलावा एक मंच ऐसा चाहते थे कि जहां से वो प्रोजेक्ट कर सके अपने बेटे को। देखिए कुछ जगहों पे लड़ाई है। बिहार बीजेपी में अच्युतानंदन सिंह एक बड़े नेता हैं, वो वैशाली से टिकट चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे वो चुनाव लड़ें, लेकिन जो समझौता हुआ है, 7 सीटों का ऐलान किया गया है एलजेपी के लिए, उसमें कोटा वैशाली का चला गया है रामविलास पासवान को। अब अच्युतानंदन सिंह की पसंदीदा सीट जो है वो एलजेपी को जा रही है, तो उन्हें कहां पे अकोमोडेट किया जाएगा, नहीं किया जाता या कहीं और से लड़ते हैं, उनको हार की गुंजाइश नजर आती है, तो परेशान तो होंगे ही ना, और वो मंच पे गए नहीं हैं। तो इस तरीके की छोटी मोटी बातें हैं जिसका असर दिख रहा है। और एक और मोटी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, कल खूब गरजे नरेंद्र मोदी मंच पे कि यहाँ पे महिलाएं खुले में शौच जाती हैं, या फिर यहाँ पे बिजली नहीं है, बिजली का आना यहाँ पे खबर है, ये बहुत सारी परेशानियां हैं। बस मोदी साहब ध्यान ये देना था कि 1 साल पहले तक वहां ये सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी थी किसकी। 1 साल में तो बिगड़ा नहीं है, बिल्कुल। 1 साल में बिजली ही भागी नहीं है। ये पिछले 8-9 साल की बात कर लें, तब से संभाल कौन रहा है राजकाज को, वहां पे संभाल कौन रहा था, उसमें भागीदारी आपकी भी थी। ऐसा तो नहीं था कि आप करना चाहें तो नीतीश कुमार आप पे बैन कर दें कि नहीं आप नहीं लगाओगे, बिजली नहीं दोगे, आप शौचालय की व्यवस्था नहीं कराओगे। थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत है, और दाएं बाएं भागने से कई दफे परेशानी हो सकती है और आप आलोचनाओं के केंद्र में आ सकते हैं। इन सारे विषयों पे ध्यान देने की जरूरत है जब भी वो भाषण पढ़ते हैं या बोलते हैं, मुख्य तौर पर बिहार में। कहीं भी देखिए, आप लोकेलिटी के हिसाब से बोलेंगे नहीं। आप यूपी में कह रहे थे कि भाई यहाँ पे किसान, मुझे याद है मेरठ में संबोधित कर रहे थे मोदी वहाँ पे लोगों को, तो कह रहे थे कि भाई जब राजनाथ सिंह वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, राजनाथ सिंह ने खुद कहा कि ये किसानों का प्रदेश है, मैं चाहता था कि शाम के वक्त बिजली जरूर रहे वहाँ पे, कि जब किसान आए तो अपनी घरवाली का मुंह देख सके और वो उसका मुंह देख सके। तो वहाँ पे तो प्रासंगिक लगी बातें, लेकिन आप बिहार में जाके ऐसी बात करते हो, जिम्मेदारी आपकी बनती है, सवाल आपसे ही खड़े होंगे कि भाई आपने किया क्यों नहीं। आपने सुशील मोदी को, आपने गिरिराज सिंह को, आपने अश्वनी चौबे को, आपने नंदकिशोर यादव को, हालांकि वो सड़कों की बात भी कर रहे थे और बीच में उनको नंदकिशोर यादव चूंकि मंच पे थे, मैं भाषण सुन रहा था कल, तो उनको बोलना पड़ा कि वो असम से लेके गुजरात तक जोड़ने वाली सड़क की कोई बात कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी परियोजना थी, उसमें बिहार में अवरोध आया, इस बात का जिक्र किया उन्होंने। लेकिन बिहार में कुछ हद तक नंदकिशोर यादव ने काम किया। नंदकिशोर यादव उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, बिहार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे हैं नीतीश कुमार की गवर्नमेंट में, मजबूरी से उनको शामिल करना पड़ा। तो जो क्या कहते हैं जोश है ना, वो नियंत्रित ना रहे
तो वो खुद के लिए ही आफत परेशानी बन बन सकता है। एंडी तिवारी की अब बात करते हैं जरा कि रोहित को आखिरकार उन्होंने बेटा मान लिया अपना। और उन्होंने कहा ही है कि मानना ही था, इसमें कोई चारा बचा नहीं था। लेकिन एक सवाल है कि क्या ये जो अदालती प्रक्रिया है, अगर ये सामने नहीं आती तो क्या रोहित शेखर उनके बेटे होते या रोहित शेखर को वो बेटे कहते? ये भी सवाल है। देखिए, दो तीन तरीके से डिफाइन किया जा रहा है बेटे होने को। जैसे कि बायोलॉजिकल पिता की बात कही गई है, जैविक पिता की बात कही गई है। एक संरक्षण देने वाला पिता होता है, एक कर्म का पिता होता है, धर्म का पिता होता है, जो कि भाई अब बेटे के सुख दुख का साथी रहा हो, उसके ऊपर बाप का साया रहा हो। यहाँ पे तिवारी जी तो सीधा मना करते रहे कि नहीं हमारे बेटे नहीं है। बड़ी लड़ाई चली 2008 से, हम ये लफड़े देख रहे हैं और रोज सुनते थे कि भाई अदालतों के चक्कर काट रही हैं उज्ज्वला शर्मा और उनके बेटे रोहित शेखर इस बात को लेकर कि उनको पितृत्व का जो हक है, जो सुख है, वो नहीं दे सके और ना ले सके एनडी तिवारी। अंततः अब बीमार पड़े हैं, उसके बाद से उनका हृदय परिवर्तित हुआ है। एम्स में आए थे चेकअप के लिए, उसके बाद उन्होंने उज्ज्वला शर्मा को याद किया और कहा कि देखिए अब मैं थक चुका हूं। और तिवारी जी का अंदाज निराला होता है, जब भी कुछ बोलते हैं या जब भी कुछ करते हैं तो मजा आता है उनको देखकर। लालू यादव का अंदाज अलग है, उनको देखकर भी मजा आता है। लेकिन खैर उतने पहले से तो हम नहीं है इस दुनिया में कि तिवारी जी के चरम को हम देख सकें। कहा यह जाता है कि तिवारी जी एक समय पे कांग्रेस पार्टी के धुरंधरों में धुरंधर थे और उनका नाम बड़ा चलता था। तिवारी जी थे या फिर आपके इनके साथ अर्जुन सिंह थे, दो तीन और नेता, विद्याचरण शुक्ल हुआ करते थे। तो ये 90 के दशक के शुरुआत के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं। और उस वक्त अभी हम ABCD पढ़ रहे होंगे तो हमें बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन इतिहास की किताबों में या अखबारों की कतरनों में हमने जाना कि तिवारी साहब का कद बहुत बड़ा हुआ करता था। तो मैं इमेजिन करता हूं कि जब तिवारी जी इतने बड़े नेता होंगे, इतनी उम्मीदें उनसे जुड़ी होंगी और इतने सारे लोग उनकी तरफ टकटकी लगा के बैठे होंगे, तब तिवारी जी का अंदाज क्या होता होगा, कितने चुटीले होते होंगे। क्योंकि अभी लखनऊ गए थे थोड़े दिन पहले, तो वहां पे भी मजे लेने से नहीं चूके। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने उनकी अगवानी की थी वहां पे, और बाकायदा उन्होंने कहा कि नेताजी को दिल्ली संभालना चाहिए, अखिलेश यहाँ पे संभालने के लिए हैं। तब भी चर्चा का विषय बन गया था कि क्या तिवारी जी अब समाजवादी पार्टी में जाएंगे। या उसके बाद अभी एक मंच पे थिरकते हुए देखा था हमने तिवारी जी को, एक जो प्रस्तुता थी वहां पे, मंच संचालिका थी उनके साथ, बड़े रसीले अंदाज में वहां पे थिरक रहे थे। तो ये तिवारी जी की शैली है। अब बस ये कह सकते हैं कि एक बेटा जो लड़ रहा था बहुत पहले से, उसको उसका हक मिला है और इनका परिवार है, परिवार भरा पूरा हुआ, जिसके लिए हम उनको बधाई देंगे, शुभकामना देंगे कि अब इस उम्र में भी जो इतने जवान नजर आते हैं उनकी जवानी हमेशा बरकरार रहे। चलिए आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ूंगा मैं यहाँ पर। और लोकपाल को लेकर अब केटी थॉमस की अगर बात करें, उन्होंने मना कर दिया साफ तौर पर, उस पर बात करूँगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मनीष एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना है, जल्द लौटते हैं। के बाद स्वागत है आपका। हमने अपनी फोन लाइन सब खोल दी हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होने शुरू हो चुके हैं, आप अपनी राय आप रख सकते हैं। मनीष, आगे बढ़ना चाहूँगा मैं, जस्टिस केटी थॉमस के बारे में बात करना चाहूँगा। लोकपाल सर्च कमेटी से अब वो भी हट गए, बहुत बड़ी बात है। इसके पहले आपने फली एस नरीमन को लेकर भी खबर देखी थी, जब उन्होंने इस कमेटी का मेंबर बनने से इनकार कर दिया था। उन्होंने ये कहा कि देखिए जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें उनको लगता है, फली एस नरीमन का ये निजी विचार था, उनकी राय थी कि इसमें सही व्यक्ति चुनकर नहीं आ सकेगा। आप कॉलर सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस पर आगे बढ़। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भवानी खेड़ा से। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए सर। नमस्कार मनीष सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी, जो साथ में बैठे हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार। जी सर, धन्यवाद सर।
सर मैं कहना चाहता हूँ, कल कैबिनेट में जाटों के लिए आरक्षण पास किया है। इससे मैं खुश तो हूँ, लेकिन इससे दुखी भी हूँ, जी क्योंकि इनसे पहले विमुक्त जाति आयोग बनाया था भारत सरकार ने, एनटी डीएनटी अर्ध घुमंतु जाति के लोगों को। जी आज तक उसका कोई ध्यान नहीं किया इन लोगों ने। वोटों के चक्कर में जाटों को तुरंत आरक्षण पकड़ा दिया इन्होंने। लेकिन 15 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या है जिनके पास आज तक सर अपने रहने के लिए कमरा भी नहीं है, 20 फुट की जमीन भी नहीं है सर। इन जाटों के पास किले थे सर जमीन थी। एक कंफ्यूजन आपसे दूर करना चाहूंगा मैं। यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों का जो आरक्षण है उस दायरे में ये नहीं आते हैं क्या? सर आते तो हैं, जी लेकिन उनको उसका लाभ नहीं होता। जिस प्रकार कल मैंने कुमार विजय इंदर जी का भाषण सुना था, जैसे मीणा कास्ट है सर जी एसटी में, वो ही पूरा ही लाभ ले जाती है। इन लोगों को ना तो इनके बच्चे पढ़ते हैं ज्यादातर, क्योंकि ये घूमते रहते हैं सर एक स्थान से दूसरे जी स्थान पर। जी जी और ये इनका जीवन अस्त व्यस्त मुख्य धारा में नहीं है सर। अगर जी सरकार चाहे तो इनको मुख्य धारा में, जैसे गरीबों को 100 प्लाट देती है, उस प्रकार इनको स्थायी रूप से देकर इनके बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल और शिक्षा का माध्यम बना के जी मुख्य धारा जी में जोड़ सकती है सर। सर यहाँ पे बने रहिए आप हमारे साथ। दरअसल यहाँ पे जरूरत इस बात की है कि उनके लिए समुचित व्यवस्था की जाए। सिर्फ आरक्षण से काम नहीं होता है, क्योंकि आरक्षण तो उन्हें पहले ही दिया जा चुका है। वो अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में, श्रेणी में आते हैं। लेकिन समस्या उनके साथ ये है कि वो एक जगह पे टिकते नहीं हैं। ऐसे में उनके आवास के लिए, उनके रहन सहन के लिए, उनकी बेहतर जिंदगी के लिए सरकार को प्रयास करना होगा। इसके बाद वो आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। सही बोल रहा हूं मैं? मनीष जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, जी ये जो स्कूल ड्राइव में नहीं है, अर्ध घुमंतु जनजाति आयोग अलग से बना था, रैंक के आयोग बना था सर भारत सरकार ने 2006 में सर। जी उसका सर्वे किया था। उसके जो अध्यक्ष थे रेणके जी थे, उनके सदस्य लक्ष्मण भाई के पटनी थे। हरियाणा में हमने विजिट करवाया था। आपको पता है एससी कास्ट का परसेंटेज 15% है सेंटर में, लेकिन हरियाणा में 15 की बजाय 20% है। हरियाणा में 15 लाख से 20 लाख के आसपास विमुक्त जाति के लोग हैं सर, छपरीवास के लोग हैं। उनको आरक्षण एससी में दिया हुआ है। एससी में उनको लोगों को लाभ नहीं मिलता। अगर हरियाणा में एसटी और हो जाता, वो जो विमुक्त जाति के लोग हैं उनकी दिनचर्या एसटी के मीन्स आप कैटेगरी के पुनर्निर्धारण की बात कर रहे हैं? यस सर। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका इस मसले को उठाने के लिए, इस गंभीर विषय पे जमीनी हालात हमें बताने के लिए, क्योंकि ये बेहतर आप ही बता सकते हैं अगर आप उनके बीच या उनके आसपास हैं, उन्हें देख रहे हैं, तो कि उनको लाभ कैसे मिल सकता है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार अगर वाकई में अच्छे मकसद से ये सारे प्रयास कर रही है तो वो समय समय पे सर्वे कराती रहे कि भाई किस आरक्षण का, किस प्रावधान को किसको लाभ मिल पा रहा है या किसको नहीं मिल पा रहा है।